अच्छा जी, आज की हमारी क्लास जो है ये है करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर। करिकुलम डेवलपमेंट बताते खुद एक प्रोसेस है जिसमें कंटेंट डेवलप किया जाता है, कंटेंट डिजाइन किया जाता है। ठीक है। अब हम पहले ना करिकुलम को की डेफिनेशंस को देखेंगे जो पेपर में काफी दफा आती रहती हैं। फिर इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और मेजर करिकुलम स्पेशलिस्ट जो हैं या करिकुलम एक्सपर्ट्स जो हैं या करिकुलम साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो पहले तो कहा बिल्कुल, जिस तरह किसी भी कंट्री को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है, ऐसे ही एक एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए करिकुलम की जरूरत होती है। तो ये आप लोगों ने लाइन याद रखनी है, ये पीपीएससी ने ये सवाल पूछा हुआ है। तो यहीं से हम आगाज करेंगे। तो वो लिखता है कि एजुकेशन विदाउट करिकुलम इज लाइक अ कंट्री विदाउट। आगे उसने पूछ लिया होता है तीन ऑप्शंस में, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, रूल या इस तरह से या पॉलिसी वगैरह। तो आप लोगों ने याद रखना है कि एजुकेशन विदाउट करिकुलम इज लाइक अ कंट्री विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये एक एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर करिकुलम एक कॉन्स्टिट्यूशन की हैसियत रखता है। उर्दू में इसके लिए एक वर्ड यूज हुआ हुआ है, मिनहाज। तो पीपीएससी ने यह भी पूछा हुआ है कि करिकुलम के लिए उर्दू में कौन सा वर्ड यूज किया गया है, तो वो मिनहाज है। या इसे हम आम मानों में, आम लफ्जों में निसाब भी कहते हैं। मिनहाज अरबी जुबान का लफ्ज है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, इसके बाद जी अगला जो हमारा पॉइंट है, एजुकेशन। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि एटमोलॉजी क्या होती है। एटमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन विच वी स्टडी अबाउट द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, के कोई वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से आया। ठीक है, तो ये जो एटमोलॉजी है इसकी भी हम पढ़ेंगे। करिकुलम जो है ये दो लैटिन वर्ड से एक लैटिन वर्ड से निकला है। ठीक है, ये लैटिन वर्ड से निकला है। और वो कौन सा लैटिन वर्ड है जिससे करिकुलम निकला है? वो है करियर। ऐसे लिखा जाता है, CERRE, करियर। मैं तो इसको करियर ही पढ़ता हूँ। अब आप लोग इसको कोई भी प्रोनाउंसिएशन दे सकते हैं। करियर का मतलब होता है, ये इसका मीनिंग पीपीएससी ने पूछा हुआ है। ठीक है, ये इसलिए बताना जरूरी था। इसका मीनिंग होता है या दौड़ना, रन, या एक जो रेस कोर्स होता है, कोर्स, कोर्स। ठीक है, कोर्स का मतलब होता है रास्ता। तो इसको एक रेस कोर्स भी बोला जाता है, इसका मतलब रन भी होता है, और इसका मतलब खाली कोर्स भी लिया जाता है। यानी कि अगर इस लिटरल मीनिंग से इसकी डेफिनेशन बनाई जाए तो ये आप लोगों ने ना करियर का मीनिंग याद रखना है। करियर का मीनिंग टू रन या कोर्स। ठीक है, अब यहां से अगर इसकी लिटरल डेफिनेशन बनाई जाए तो करिकुलम जो है वो एक पाथ है, या आप यूं कह लें कि एक रास्ता है, या एक ट्रेनिंग है। ठीक है, जो किसी एक खास पर्पस को लेके दी जाती है, या एक रास्ता जो किसी हमें किसी खास मंजिल तक लेके जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है करिकुलम। अब वो खास मंजिल क्या चीज है, देखो। अच्छा, मुझे इतना कुछ हम पढ़ रहे हैं, मुझे ये बताएं कि दुनिया के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही होती है, उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई एंड प्रोडक्ट होता है। तो स्कूल जो है ये एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्कूल्स क्या है, फैक्ट्रीज की तरह है, या ऑर्गेनाइजेशन की तरह है। इसका क्या एंड प्रोडक्ट होता है? हर चीज का ना एक एंड प्रोडक्ट होता है। ये चूंकि सवाल भी आया हुआ है तो चलो डिस्कस हो जाएगा। ये अब आप लोगों ने बताना है। स्कूल्स को ना एक मिनी कल्चर भी बोला जाता है। खैर, ये एक अलग से बात। अब ना इस करिकुलम की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, इसकी टाइप्स भी डिफरेंट हैं, इसकी डेफिनेशंस भी डिफरेंट है। बहुत सारे लोगों ने, फिलोसफर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने या एजुकेशनिस्ट ने इसकी काफी सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो आप लोगों ने ना वो उनमें से कुछ चंद एक हैं जो याद करनी है, क्योंकि पीपीएससी पूछता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं जो सबसे बड़ा नाम है करिकुलम के अंदर, वो है रैल्फ टेलर का। राल्फ टेलर, इसका आगे हम एक करिकुलम मॉडल भी पढ़ेंगे, बल्कि इसके ऊपर भी काफी बात होने वाली। रैल्फ टेलर है। रैल्फ टेलर करिकुलम को इस तरह से डिफाइन करता है कि ऑल द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, वो सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो एक स्टूडेंट को स्कूल प्रोवाइड करता है, उन सब को करिकुलम कहा जाता है। देखो, करिकुलम क्या चीज है, यहाँ पे टेलर के मुताबिक क्या चीज है? लर्निंग एक्सपीरियंसेस। लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब लर्निंग एक्सपीरियंसेस से क्या मुराद है? लर्निंग एक्सपीरियंसेस से मुराद है एटीट्यूड सीखना,
मॉरल वैल्यू सीखना, कोई चीज, किसी चीज को याद करना, किसी चीज को लिखना सीखना, ठीक है, किस किस तरह से चीजों को पढ़ना है वो सीखना, डिबेट किस तरह से डिबेट करना, या कोई एक्टिंग करना, इस तरह के जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस एक स्कूल बच्चे को प्रोवाइड करता है उनको कहा जाता है करिकुलम, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि टेलर के मुताबिक जो करिकुलम है वो क्या है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और लर्निंग एक्सपीरियंसेस किसके, बच्चे के। टीचिंग भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस के अंदर आ जाती है, ठीक है, ये याद रखना है। और प्रोवाइड कौन करता है जनाब जी, स्कूल। उसके बाद एक और डेफिनेशन है, आपने वो याद करनी है, कनिंगम की। एक डेविड कनिंगम एक करिकुलम एक्सपर्ट हैं, कनिंगम। इनकी डेफिनेशन आपने याद करनी, ये भी उसने पूछा हुआ है। उसने सिंपल कहा है कि जो करिकुलम है, इट इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ टीचर्स टू मोल्ड पीपल्स, ठीक है। कनिंगम के मुताबिक करिकुलम क्या है जी, इट इज अ टूल, इट इज अ टूल। ये टूल क्या किसके हाथ में होता है, इन द हैंड्स ऑफ टीचर्स, इन द हैंड्स ऑफ टीचर्स। किसके लिए, टू मोल्ड स्टूडेंट्स, बस इतनी सी डेफिनेशन है। अब वो पूछता है कि ये डेफिनेशन किसने दी हुई, तो कनिंगम ने दी है। इसके अलावा एक हिल्डा टाबा की बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत दफा आई हुई है हिल्डा टाबा, और बहुत रिपीटेड। हिल्डा टाबा कौन है, ये वो नाम है, जैसे रेल्फ टेलर है, इस बंदे ने अपना एक करिकुलम मॉडल दिया हुआ है। करिकुलम मॉडल से मुराद इसने बताया कि करिकुलम इस तरह का होना चाहिए, इस तरह से बनाना चाहिए। हिल्डा टाबा भी एक करिकुलम एक्सपर्ट है, या करिकुलर साइंटिस्ट इनको बोला जाता है, साइंटिस्ट बोला जाता है। इन्होंने भी एक करिकुलर मॉडल दिया दिया हुआ है। अच्छा जी, इनके मुताबिक करिकुलम इज अ प्लान फॉर लर्निंग, सिंपल। करिकुलम इज अ प्लान फॉर लर्निंग, इज अ प्लान फॉर लर्निंग। ये मैं इसलिए इस चीज पे जोर दे रहा हूँ कि पीपीएससी ने ना डायरेक्ट ये वाली वर्डिंग इस्तेमाल की हुई है। तो हिल्डा टाबा के मुताबिक करिकुलम इज अ प्लान फॉर लर्निंग, आप लोगों ने ये याद रख लेनी। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये नाम है जॉन केर। कीर की डेफिनेशन, इसे आम लफ्जों में कहा जाता है कीर की डेफिनेशन। कीर, जॉन कीर के मुताबिक जो करिकुलम है, जॉन कीर। अगर आपके पास बुक है ना तो आपको मिलेगी, या अगर आपके पास क्वालिफाई एमएड है तो वहां पे भी आपको ये डेफिनेशन अंदर पेपर टॉपिक के अंदर मिलेंगी। जॉन एफ के मुताबिक भी जैसे उसने कहा था ना, टेलर ने जैसे कहा है कि ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय स्कूल, इसके मुताबिक की भी, इसकी भी डेफिनेशन तकरीबन उसी किस्म की है। इसके मुताबिक ऑल द लर्निंग विच इज प्लान्ड एंड गाइडेड बाय स्कूल इज कॉल्ड करिकुलम, ठीक है। जॉन केयर के मुताबिक करिकुलम क्या है, ऑल दी लर्निंग प्लान्ड एंड गाइडेड, प्लान्ड एंड गाइडेड बाय स्कूल। तो बस आप अगर ये एक लाइन याद कर लेंगे तो आगे बेशक वो जितनी लंबी लाइन लिखी हो तो आपने उसमें नमी ये की लाइन देखनी है। डेफिनेशन तो काफी लंबी लंबी है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है जो बारहा पीपीएससी ने पूछी हुई है, हम उसके ऊपर इसको एंड कर देंगे। करिकुलम इज अ रिटन प्रोग्राम, स्मिथ, स्मिथ के मुताबिक करिकुलम इज अ रिटन प्लान। बस इतना सा उसने पूछा हुआ है, बार बार वो पूछता है, पता नहीं इस डेफिनेशन में उसने क्या रखा हुआ है। एक ये वाली डेफिनेशन, और एक हिल्डा टाबा वाली डेफिनेशन, और करिकुलम एक रैल्फ टेलर वाली डेफिनेशन, ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। करिकुलम जनाब जी स्मिथ के मुताबिक क्या है, करिकुलम इज अ रिटन प्रोग्राम या रिटन प्लान। तो ये डेफिनेशन भी उसने सिंपल ऐसे लिखा हुआ है ऊपर, करिकुलम इज अ रिटन प्रोग्राम इज डिफाइंड बाय, नीचे चार लाइन नाम लिखे होंगे तो आपने उसमें से टिक कर देना जी, स्मिथ। तो ये डेफिनेशंस हैं जो पीपीएससी ने पूछी हुई हैं। अब इसके आगे हम आगे मैं चलता हूँ। मैं हमेशा जब भी शुरू करता हूँ ना मेरी क्लास के अंदर, मैं बल्कि पहली ही क्लास के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम पढ़ाता हूँ, जब जब भी मेरा फर्स्ट लेक्चर हो, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले होते हैं एम्स, ठीक है। अब तो आपको भी याद हो चुके होंगे ये कितने हैं, पीपीएससी ने ये पूछा हुआ है। तो देयर आर 4 करिकुलम कंपोनेंट्स, इनको एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम भी कहा जाता है। बास जगह पे ना आपको 5 भी मिलते हैं, लेकिन जो एमसीक्यूज आए हैं ज्यादातर उनमें 4 का ही ऑप्शन होता है, और ये 4 ही आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। एम्स है, एम्स के बाद क्या बनता है,
कंटेंट बनता है। एम कहाँ से आते हैं? फिलॉसफी से आते हैं, ये हमने शुरू में बात की। और कंटेंट के बाद क्या होता है जी? टीचिंग मेथड्स डिसाइड डिसाइड होते हैं। ठीक है, टीचिंग मेथड्स अब तीन तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं टीचर सेंट्रिक। ठीक है, टीचर सेंट्रिक से मुराद जहाँ पे टीचर को अथॉरिटी होती है, उसने जितना पढ़ाना है, जो पढ़ाना है अपनी मर्जी से पढ़ाना है, वो टीचर सेंट्रिक मेथड है। स्टूडेंट बस वहां पे पैसिवली लर्न करता है, ये चीजों को सीखता है। जैसे लेक्चर है, लेक्चर एक टीचर सेंट्रिक मेथड है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं होते लर्निंग के अंदर, पार्टिसिपेट नहीं करते, यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ सीखते हैं। दूसरे होते हैं स्टूडेंट सेंट्रिक होते हैं। स्टूडेंट सेंट्रिक वो वाले टीचिंग मेथड्स होते हैं जिनमें स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जितने भी हैं, या स्कूल के अंदर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाई जाती है, लर्निंग बाय डूइंग करवाई जाती है, मतलब कोई एक टॉपिक पढ़ाया, उसमें प्रोजेक्ट शामिल कर दिया, बच्चों से टेस्ट ले लिया, वो वाले जो टीचिंग मेथड्स हैं वो पार्टिसिपेटिव टीचिंग मेथड या स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग मेथड्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद तीसरा जो है ना, उनको हम सब्जेक्ट सेंटर्ड टीचिंग मेथड बोलते हैं। सब्जेक्ट सेंट्रिक, जहाँ पे सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टीचर मतलब जिस तरह से मर्जी पढ़ाए, स्टूडेंट जिस तरह से मर्जी पढ़ाए, उस बात के कतई नजर जो आपने सब्जेक्ट मैटर पढ़ाना होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये तीन तरह के टीचिंग मेथड्स हैं। ओके, तो टीचिंग मेथड्स के बाद अगली जो चीज आती है वो है इवेल्युएशन। और इवेल्युएशन क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। सही है, तो यहाँ पे अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब हम इस एम्स के ऊपर भी बात करेंगे। आपका यहाँ पे एक एमसीक्यू ये है कि टीचिंग मेथड्स, टोटल कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम कितने हैं? वो 4 है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब जो एम है इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा जी, एम्स की बेस के ऊपर असल में आपका बनता है कंटेंट। ठीक है, अब ये आपके एम्स कहाँ से आते हैं? आपके ये वाले एम्स कहाँ से आते हैं? इसके लिए ना कुछ फैक्टर्स हैं, या आप यूं कह लें कुछ ड्राइवर्स हैं, या क्या कह सकते हैं कि कुछ बेसिक्स, फाउंडेशंस हैं, बेसिस हैं, कुछ चीजें हैं, बुनियादें हैं जिनकी जहां से ये एम्स आते हैं। और उन बुनियादों को, उन फोर्सेस को, उन फैक्टर्स को कहा जाता है फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। ठीक है, तो एक तो ये टॉपिक हो गया फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम बेसिकली 4 हैं। एक सबसे पहले फिलोसॉफिकल फाउंडेशन। ठीक है, फिलोसफिकल मतलब नजरियाती, किसी भी कौम का नजरिया डिसाइड करता है कि उसका उसके मकासद तालीम क्या होंगे। उसका फिर उस उन मकासद तालीम की बेस के ऊपर उसका कंटेंट या करिकुलम किस तरह से होगा, किस तरह का होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप देखेंगे ना, पाकिस्तान का नजरिया क्या है? आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। ठीक है, जो इस्लाम का नजरिया है वही पाकिस्तान का नजरिया है। आप कोई भी करिकुलम डॉक्यूमेंट उठा के देख लें, 1947 में जो कॉन्फ्रेंस हुई उससे लेके 2020 तक का जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, उसके अंदर आपको एक गोल या एक टारगेट या एक कॉमन मिलेगा। वो क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन। और दूसरा होगा प्रमोशन ऑफ इस्लाम। ये मकासद जो है या ये जो एम्स होंगे ये सबसे ऊपर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब ये क्यों आए? क्योंकि हमारा जो नजरिया हयात है पाकिस्तान का, या जो पाकिस्तान की नजरियाती असास है, वो कहती है कि भाई आपने इस्लाम को परवान चढ़ाना है, इस्लाम के तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारना है। इसलिए बच्चों को इस्लामिक वैल्यूज सिखाना जरूरी है। ठीक है, तो किसी भी कौम की जो फिलॉसफी होती है, यानी कि उसका जो नजरिया हयात होता है या नजरियाती असास होती है, सबसे पहली फाउंडेशन करिकुलम की वो होती है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी बड़ी फाउंडेशन ऑफ करिकुलम है वो है सोशोलॉजिकल फाउंडेशंस। मतलब अब आपकी सोसाइटी किस तरह की है, आपकी सोसाइटी भी डिटरमाइन करती है
या आपकी सोसाइटी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है आपके कंटेंट, आपके एम्स को, और फिर अल्टीमेटली आपके करिकुलम को। मैं पिछले किसी एक लेक्चर के अंदर एक एग्जांपल मैंने दी थी कि अभी कुछ सालों पहले 2017 में या 18 में, अगर आपको याद हो तो सेक्स एजुकेशन की का जो कंटेंट है वो, उसको प्रमोट करने के लिए एक कॉलेज ने, एक स्कूल ने, गवर्नमेंट को भी मतलब इसके ऊपर आमादा किया। और अपने निसाब के अंदर भी, जैसे बीकन वाले हैं, आप वो समझ लें, बीकन वालों ने ही शायद ये शुरू किया था। तो अपने निसाब के अंदर, जो उनका अपना निसाब है उसके अंदर, उन्होंने ये बाकायदा तौर पे एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया। बट व्हाट डिड आवर सोसाइटी डिड डू विद इट? हमारी सोसाइटी ने उसको क्या किया, हमारी सोसाइटी ने फौरी रिएक्ट किया। ठीक है, और सोसाइटी ने इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हमारे बच्चों को, मतलब हमारी आइडियोलॉजी या हमारी फिलॉसफी इस बात की इजाजत नहीं देती, हमारी कल्चरल वैल्यूज इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम अपने बच्चों को इस तरह की चीजें पढ़ाएं। हालांकि ये एक, मतलब एक फील्ड है ना, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और अल्टीमेटली ये जो सब्जेक्ट है इसको हमारे करिकुलम का हिस्सा बनने से पहले ही खत्म करना पड़ा गवर्नमेंट को। और बहुत सारी चीजें हैं, सही है। तो सोशोलॉजिकल फोर्सेस जो हैं इनको भी फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम माना जाता है। अच्छा, इसके बाद तीसरा है, तीसरे नंबर पे एक ये हो गया। दूसरा, तीसरे नंबर पे है इकोनॉमिकल फाउंडेशंस। इकोनॉमिकल फाउंडेशंस, ठीक है, इकोनॉमिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। ये क्या चीजें हैं यार? ये वो चीजें हैं जिनकी बेस के ऊपर या जिनकी वजह से करिकुलम बनता है। अब इकोनॉमिकल फाउंडेशंस क्या है? अगर याद हो, मैंने आपको जब एम्स ऑफ करिकुलम पढ़ाया था तो मैंने वहां पे एग्जांपल दी थी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमने 2040 तक पाकिस्तान को पहला बड़ा, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे लेके आना है आईटी कंट्री के, मतलब आईटी कंट्रीज की लिस्ट में पाकिस्तान पहले नंबर पे आना चाहिए 2040 में। ये इन्होंने एक टारगेट सेट कर लिया। अब ये अपना कंटेंट भी इसी तरह का डिसाइड करेंगे, बनाएंगे। अब जरा सोचो आप लोग, जब ये कंटेंट इस तरह का बनाएंगे तो इनको किताबें भी वो छापनी पड़ेंगी जिनके अंदर सिर्फ आईटी हो। सिर्फ किताबें छापने से तो ये चीज पूरी नहीं ना होगी। तो फिर इनको अपने जो टीचिंग मेथड्स हैं वो भी स्टूडेंट सेंट्रिक और सब्जेक्ट सेंट्रिक करना पड़ेंगे। मतलब आईटी जो है ये सिर्फ लेक्चर से, या कंप्यूटर बच्चा लेक्चर से तो नहीं ना सीख सीख सकता, या टीचर के साथ डिबेट करके भी तो बच्चा कंप्यूटर को नहीं सीख पाएगा। तो वहां पे एक वो टीचिंग मेथड्स आएंगे जो सब्जेक्ट सेंट्रिक हों, जो उस सब्जेक्ट के टॉपिक की नीड्स को पूरा करते हों। और वो कैसे पॉसिबल होगा? थ्रू प्रैक्टिस। कंप्यूटर, लाइक मैथमेटिक्स, एक ऐसी चीज है जो आपको थ्रू स्किल्स, थ्रू प्रैक्टिस आता है। ऐसे ही है ना? मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? तो अब जरा सोचो, जब उनको प्रैक्टिस करने के लिए क्या होगा? अगर एक स्कूल के अंदर 500 स्टूडेंट हैं, तो मतलब 500, चलो ना भी हो, कम से कम 150 तो कंप्यूटर लाने पड़ेंगे, टैबलेट लाने पड़ेंगे, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट ने पीछे किया। उन्होंने 2010 में कंप्यूटर लैब पंजाब ने हर स्कूल में दिए। ठीक है, तो देखो ये सब करने के लिए कितनी कॉस्ट लगती है। और हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर इतनी पावर ना हो, हमारे पास इतने फाइनेंसेस ना हो कि हम हर स्कूल को 50-60 कंप्यूटर दे सकें, 50-60 टैबलेट्स दे सकें, या बाकी जो गैजेट्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वो दे सकें। तो मतलब क्या यहाँ से क्या नजर आया? यहाँ से ये साबित हुआ कि जो हमारी इकोनॉमिकल फाउंडेशंस हैं वो भी हमारे करिकुलम को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो जब कोई एक्सपर्ट्स या पॉलिसी मेकर्स एम्स या टारगेट करिकुलम के सेट कर रहे होते हैं तो इकोनॉमी को, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को भी वो सामने रख के बना रहे होते हैं। मतलब अब आवागौन ऐसे नहीं होगा कि भाई हमने 2040 तक आईटी कंट्री बनाना है तो बस बनाना है, तो भाई उसके लिए फाइनेंस कहाँ से लेके आओगे तुम लोग? तो ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं। अब इसके अलावा, इसके आगे एक चौथी और टेक्नोलॉजी, एक चौथी जो एजुकेशनल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम है वो है हमारे पास टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज द मेन ड्राइवर। टेक्नोलॉजी इज द मेन ड्राइवर। ठीक है, मतलब इस वक्त दुनिया को जो चीज ड्राइव कर रही है वो क्या है? टेक्नोलॉजी। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो जब मैं आपको फिलॉसफी पढ़ाई थी, वहां पे एक फिलॉसफी थी प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविज्म या प्रोग्रेसिविस्ट लोग वो लोग हैं, वो एजुकेशनिस्ट हैं, या वो साइंटिस्ट हैं जो मानते हैं कि भाई आपको प्रोग्रेसिव वैल्यूज पढ़ानी है अपने क्लास के अंदर।
कल कंप्यूटर आया था, तो आपको बच्चों को कंप्यूटर, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो बच्चों को मैकेनिक्स पढ़ानी चाहिए थी, जरूरी था। ये प्रोग्रेसिव मानते हैं कि जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है ऐसे ऐसे हमें वैल्यूज भी या अपनी एजुकेशन भी वही ला के आनी। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो बच्चों को मैकेनिक्स सिखाना जरूरी थी, स्किल्स सिखाना जरूरी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या आया, कंप्यूटर आया, आईटी आया, तो आईटी सिखाना जरूरी था। और आज एआई आया है, तो बच्चों को एआई बच्चों को सिखाना इंडिस्पेंसिबल है, मतलब बच्चों को एआई सिखाना जरूरी है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिविस्ट ये मानते हैं। तो प्रोग्रेसिविस्ट के पीछे ही ये की वजह से ही ये जो टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम है ये बेस कर। लॉस हो गई। टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन क्या कहती है कि भाई जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है आपको करिकुलम भी अपना वही रखना चाहिए। तो अगर आप लोग देखें तो आज सही है। जो हमारा करिकुलम है हर जगह पे, जब भी एजुकेशन के ऊपर अखबार में या किसी कुछ रिपोर्ट में या खतरनाक है। किसी जगह भी कोई आर्टिकल पब्लिश होता है यार, ये कौन है, ये कौन है भला, मरियम। ओके, तो जब भी एजुकेशन के ऊपर कोई करिकुलम या आर्टिकल या अखबार में कोई चीज छपती है या कोई साइंटिस्ट बात करता है तो सबसे पहले वो यही करता है कि पाकिस्तान का जो करिकुलम है वो ट्रेडिशनल है और वो आउटडेटेड है। आप लोग इस बात को समझते हैं ना, क्यों आउटडेटेड है? हमें उस लेवल का एआई नहीं सिखाया जा रहा, हमें उस लेवल का आईटी नहीं सिखाया जा रहा, हमारा एजुकेशनल निज़ाम जो है उसके अंदर स्किल्स तो है ही नहीं है, प्रैक्टिकल लर्निंग है ही नहीं है, अगर है भी तो बड़ा नाम है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये एक ऐसी फोर्स, तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी फोर्स है जो हमारे करिकुलम की फाउंडेशन बनती है। तो समझ आ गई इस बात की, ये क्या हमने पढ़ा, टेक्नोलॉजी का ये हमने पढ़ा है फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम क्या होती हैं, वो फोर्सेज हैं, वो ड्राइवर्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो करिकुलम है उसको डेवलप किया जाता है या उसको दोबारा से डी डिजाइन किया जाता है। ओके। अच्छा, इसके बाद ना करिकुलम की कुछ टाइप्स हैं, मैं वो आपको पढ़ा दूं, टाइप्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स आप लोगों ने देखनी, एक होता है जी कोर करिकुलम। कोर करिकुलम क्या होता है, जैसे कोर करिकुलम एक मतलब कुछ कोई ऐसा निसाब जो जरूरी होता है, ठीक है, यूं समझ ले, कोर करिकुलम जो बुनियादी या मरकजी निसाब होता है वो जरूरी, मतलब ऐसा निसाब जो जरूरी होना चाहिए। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसके ये मानते हैं कि रीडिंग और राइटिंग और अरिथमेटिक, रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक, इनको ना कोर स्किल्स बोला जाता है, कोर स्किल्स। ठीक है, तो कोर्स करिकुलम वो होता है जो रीडिंग राइटिंग और अरिथमेटिक के ऊपर फोकस करता है। तो एक टाइप पीपीएससी ने ये पूछी हुई है। इसके अलावा एक होता है ब्रॉड फील्ड करिकुलम। ब्रॉड फील्ड करिकुलम, ब्रॉड फील्ड करिकुलम क्या होता है, जहां पे किसी एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी, इसको इंटीग्रेटेड करिकुलम भी बोलते हैं, इसको इंटीग्रेटेड करिकुलम भी बोलते हैं। जब एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें डाल दी जाती हैं, डिफरेंट चीजों को इंटीग्रेट कर दिया जाता है, तो उसको ब्रॉड फील्ड फील्ड करिकुलम बोला जाता है। जैसे आपने जनरल साइंस का सब्जेक्ट देखा है, अब जो जनरल साइंस का सब्जेक्ट है आपका, इसके अंदर आपको फिजिक्स भी आप पढ़ते हैं, इसके अंदर आपको बायो भी पढ़ाई जा रही होती है, इसके अंदर आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाई जा रही होती है। तो ये डिफरेंट फील्ड्स हैं, जब इनको इन फील्ड को मिक्स मर्ज करके एक सब्जेक्ट में शामिल किया जाता है तो ऐसे करिकुलम को हम ब्रॉड फील्ड करिकुलम कहते हैं। एक करिकुलम होता है नल करिकुलम। नल करिकुलम, हमारे ना करिकुलम के अंदर या हमारी किताबों के अंदर बाज औकात कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो शायद हम समझते हैं या टीचर समझता है कि ये जरूरी नहीं है, होते हैं, लेकिन टीचर समझता है कि यार ये इस लेवल पे जरूरी नहीं है, या ये या ये अगर बच्चों को समझाया जाएगा तो बच्चों को इसकी समझ नहीं आएगी। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब हम 9th 10th पढ़ते थे तो हमारे सीनियर्स भी जूनियर्स भी किसी ने ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट जो है इसको हमेशा स्किप किया जाता रहा है। ठीक है, और इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जिनको छुड़वा दिया जाता था, जिनको समझा जाता कि यार ये तो पेपर में भी नहीं आते और ये अभी समझना बच्चे के लिए जरूरी भी नहीं है, तो ऐसे करिकुलम को नल करिकुलम कहा जाता है। तकरीबन हर बुक के अंदर कोई एक आधा टॉपिक ऐसा जरूरी डाला जाता है, बनाया तो उन्होंने है किसी पर्पज के लिए, लेकिन टीचर समझते हैं कि ये बच्चों को पढ़ाना शायद इस वक्त जरूरी नहीं है, तो ऐसे करिकुलम को हम नल करिकुलम कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक होता है हिडन करिकुलम। ये हिडन करिकुलम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी पूछी हुई है उसने। हिडन करिकुलम क्या होता है भाई, देखो बाज औकात बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इनडायरेक्टली बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं,
जो इनडायरेक्टली बच्चों को पढ़ाई जा रही होती हैं। जैसे जब एक क्लासरूम होती है ना, तो क्लासरूम के अंदर मतलब ये डायरेक्टली हमारे किताब का या कंटेंट का हिस्सा नहीं होते, लेकिन हम इनडायरेक्टली टीचर्स जो हैं वो बच्चों को सिखा रहे होते हैं। जैसे क्या है, वैल्यूज। वैल्यूज बच्चों को गुड एंड बैड का कॉन्सेप्ट, मतलब कभी कभार होता है ना, ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते टीचर का दिल किया कि अब यार को इनको ना कोई दरस देना चाहिए, लेक्चर देना चाहिए, तो लेक्चर देता है। डिसिप्लिन क्लासरूम के अंदर सिखाया जाता है, भाई क्लासरूम में इस तरह से एंटर होना है और क्लासरूम में इस तरह से एग्जिट करना है, क्लासरूम में इस तरह से बैठना है, ये यूनिफॉर्म पहननी, ये चीजें, ये क्या है, डिसिप्लिन। तो वैल्यूज, डिसिप्लिन, और बाज़ औक़ात तकरीरें करवाई जाती हैं और बहुत सारे काम करवाए जाते हैं। तो ये जो करिकुलम होता है जिसमें हम इनडायरेक्टली बच्चों को चीजें सिखा रहे हैं, लेकिन वो हमारे रिटर्न करिकुलम का हिस्सा नहीं होती, ऐसी ऐसे करिकुलम को या ऐसे कंटेंट को हिडन करिकुलम कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं। ये आप लोग ना इनको दोबारा एक दफा पढ़ भी लीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये पूछी जाती है। अब अगली चीज, इसके अलावा एक और चीज है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम। जब भी करिकुलम बनाया जाता है तो उसकी ना एक ऑर्गेनाइजेशन की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का ये क्या तंग हो रहा है, करिकुलम की ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, करिकुलम की ऑर्गेनाइजेशन की जाती है, और ऑर्गेनाइजेशन ना डिफरेंट टॉपिक्स चीजों को लेके की जाती है। ठीक है, मैं अब आपको कैसे समझाऊं ये। हाँ, एक और करिकुलम है वो, बल्कि यहीं पे इसकी डेफिनेशन भी डिस्कस हो जाएगी। स्पाइरल करिकुलम, इसकी डेफिनेशन भी पीपीएससी वाला पूछता है, और वो मैंने इसी में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्कस कर दूंगा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है भाई कुछ ना फैक्टर्स होते हैं ऐसे जिनकी बेस पे हम करिकुलम को ना ऑर्गेनाइज करते हैं। करिकुलम को ऑर्गेनाइज करने से मुराद ये है कि हम अपने जो कंटेंट है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। मिसाल के तौर पे देखो, आपने एक टॉपिक होगा, जैसे कि क्या टॉपिक होगा, मान आप लोग ये मान लें कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जैसे इसकी जो रेशोज हैं, साइन कॉस टेन, आप लोगों ने पढ़ी होंगी। अब आपको ये फिजिक्स में भी पढ़ाई जाती है ना, फिजिक्स में भी पढ़ाई जाती हैं और मैथ में भी पढ़ाई जाती हैं एक ही क्लास में। ठीक है, एक ही क्लास, नाइन्थ में फॉर एग्जांपल या टेंथ में, आपको नाइन्थ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जा रही है और आपको नाइन्थ की मैथ में भी, फिजिक्स में भी पढ़ाई जा रही है। इसी तरह अगर हम बात करें हिस्ट्री के अंदर कोई टॉपिक ले लें, हिस्ट्री के अंदर आपको हिस्ट्री के अंदर आपको मैप्स पढ़ाए जा रहे हैं, और उसके लिए एक अलग से टॉपिक, एक अलग से सब्जेक्ट भी है, जियोग्राफी, छठी सातवीं आठवीं में देखें आपको वहां पे भी मैप्स पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज है, ये जो मैप्स का पढ़ाना है, दो दफा वो पढ़ा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री वो एक ही क्लास में दो दफा पढ़ा रहा है, इसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम। यानी कि टॉपिक को उनकी इंपॉर्टेंस या उनकी सिग्निफिकेंस के हिसाब से एक ही क्लास में पढ़ाया जाता है। या बाज औकात ऐसे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक है, अब ये छठी क्लास, चौथी क्लास से शायद शुरू हो जाता होगा इसका कॉन्सेप्ट। ये फोर्थ क्लास से या शुरू होता है और जनाब ये टेंथ क्लास तक जाता है। ऐसे ही है ना, फोर्थ क्लास में इसकी डेफिनेशन पढ़ाई, फिफ्थ में थोड़ा और उसको एक्सपेंड किया, सिक्स्थ में और एक्सपेंड किया, और जाते जाते टेंथ तक तो पूरा फोटोसिंथेसिस बच्चे को, मतलब उसके अंदर जो जो एलिमेंट्स शामिल होते हैं, जो जो प्रोसेसेस शामिल होते हैं, सब बच्चा सीख लेता है। ठीक है, तो क्या है, ये भी एक करिकुलम की ऑर्गेनाइजेशन है। अब इन दो करिकुलम की ऑर्गेनाइजेशन में से एक को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल और एक को बोला जाता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और एक को बोला जाता है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि पीपीएससी इन दोनों में से एक को लाजमी पूछता है पेपर में। अब हॉरिजॉन्टल क्या है, जैसे देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, आपको पता है ना, ये जो लाइन होती है सीधी इस तरह, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। मतलब इधर ये टेंथ का सब्जेक्ट है, इसमें फिजिक्स में भी आपको एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, वही टॉपिक आपको मैथ्स में भी पढ़ाया जा रहा है। या आपको एक टॉपिक हिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा है, वही टॉपिक आपको जियोग्राफी में भी पढ़ाया जा रहा है, उसी क्लास की जियोग्राफी में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम है या करिकुलम की तरतीब है, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। समझ आ रही बात की, कि मतलब सेम क्लास में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एक सेम टॉपिक्स को पढ़ाया जा रहा है। अगेन इसको याद रखना है, सेम क्लास, डिफरेंट टॉपिक,
सॉरी, सेम क्लास सेम टॉपिक डिफरेंट सब्जेक्ट्स, सेम क्लास सेम टॉपिक और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जा रहा है, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम। और बाज औकात एक ऐसे होता है कि एक टॉपिक है, हर अगली क्लास में वो हर अगली क्लास में उसी सब्जेक्ट में पढ़ाया जा रहा है। मसलन फोटोसिंथेसिस आपको जनरल साइंस में फोर्थ में पढ़ाया, फिर 5 की जनरल साइंस में, फिर छठी की जनरल साइंस में, फिर 7वीं की जनरल साइंस में, फिर 8वीं की जनरल साइंस में भी पढ़ाया। ठीक है। तो एक ही टॉपिक को बार बार क्या कर रहे हैं, अब एक ही सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं, और हर वक्त क्या कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल, कॉम्प्लेक्सिटी का जो लेवल है, आवाज आ रही सबको, उसका कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल जो है वो बढ़ाया जा रहा है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम को इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम को बोला जाता है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम, या वर्टिकल करिकुलम भी बोला जाता है इसको बाज़ औक़ात। हाँ जी, समझ आ गई। तो ये जो वर्टिकल करिकुलम है, इसका दूसरा नाम जो है स्पाइरल करिकुलम भी है। वर्टिकल करिकुलम का दूसरा नाम स्पाइरल करिकुलम भी है, ये भी याद रखना है। स्पाइरल करिकुलम क्या है, जैसे ऐसे जैसे स्प्रिंग होता है ना, ऐसे ऊपर को। इसका मतलब क्या है कि पहले एक टॉपिक पढ़ाया है ना, तो हर अगले साल आपने वो टॉपिक ऊपर को पढ़ाते जाना है, और उसका जो डिफिकल्टी लेवल है, कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल है, वो बढ़ाते जाना है, ज्यादा चीजें उसमें शामिल करते जानी है। ऐसे करिकुलम को स्पाइरल करिकुलम बोलते हैं, और इसको वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम भी बोलते हैं। दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम है, या करिकुलम की जो तरतीब है, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम। ये जो स्पाइरल करिकुलम है ना, इसके बारे में एक और सवाल पूछा हुआ है कि ये स्पाइरल करिकुलम किसने दिया, स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा स्पाइरल करिकुलम किसने कॉन्सेप्ट दिया है। हाँ, जेरम ब्रूनर, ये नाम है बंदे का। इसकी साइकोलॉजी में ना एक थ्योरी भी है, जेरम ब्रूनर। यार ये सही काम नहीं कर रहा आज। जेरम ब्रूनर जो है, ये ब्रूनर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था स्पाइरल करिकुलम का, कि आप बच्चों को जो इम्पोर्टेंट चीज है, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, पहले वो एक क्लास में थोड़ी आहिस्ता से पढ़ाएं, फिर अगले में मुश्किल कर दें, फिर अगले में और मुश्किल कर दें। तो इस कॉन्सेप्ट को स्पाइरल करिकुलम और वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम भी कहा जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये करिकुलम के बारे में सारी बेसिक्स थी। अब सिर्फ ना मैंने आपको एक ही टॉपिक पढ़ाना है, और वो है एम्स को लेके, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को लेके। एम्स छोटे होते हैं तो क्या बनते हैं, गोल्स, ठीक है ना, क्लास स्कूल लेवल पे। और उससे छोटे होते हैं तो क्या बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। और ऑब्जेक्टिव्स को दो नाम दिए थे हमने, एक एस एल ओ, मतलब एक ही नाम दिया था एस एल ओ, लेकिन एस एल ओ क्या होता है, इसे स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है, इसे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव कब होता है, जब ये फ्यूचरिस्टिक हो, जब आप लेसन प्लान बना रहे हो, जब आप कंटेंट डेवलप कर रहे हो, तो तब इसे स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। लेकिन जब आपने ये पढ़ा लिया, उसके बाद आपने बच्चों को इवेल्युएट करना है, तो तब इनको स्टूडेंट एलओ लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कहा जाएगा। क्लियर है। अब ना यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है। यार मैं चाय पी लूं, ठंडी हो गई। सो रहे हैं। अच्छा ना, यहाँ पे आप लोगों ने ना एक बात याद रखनी है। जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, शुरू शुरू में इसका इसका जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया है, वो कॉन्सेप्ट दिया है रैल्फ टेलर ने। रैल्फ टेलर, इस बंदे ने इसका कॉन्सेप्ट दिया है। इसने कहा था कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं, आपके पढ़ाने के ना कुछ खास ऑब्जेक्टिव, आपके सबक के कुछ खास ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। और वो जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो बिहेवियरल होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, बिहेवियरल। ठीक है। मतलब तो इस वजह से जो ये राल्फ टेलर है, इसको फादर ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है, इसको फाउंडर ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। रैल्फ टेलर ने पहली दफा कॉन्सेप्ट दिया था 1947 में, या कब पता नहीं। और इसने कहा था कि जब आप जनाब, आप जो सबक पढ़ा रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखा करें, और उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, वो हमेशा बिहेवियरल होने चाहिए। तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स का फादर माना जाता है इसको।
इसने तो दिया कॉन्सेप्ट। अब इसके ऊपर ना मजीद आगे आके 1950s के दौर में प्रोफेसर बेंजामिन ब्लूम ने इसके ऊपर काम किया, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। बेंजामिन ब्लूम ने काम किया था लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो इसने ना फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को तीन हिस्सों में कैटेगराइज किया था, बल्कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की ना इसने एक हियरार्की दी थी। ठीक है, इसने कहा था कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है ना उनकी इंपॉर्टेंस होती है, मतलब आपने सबक याद करवाना है, या आपने सबक बच्चे को सिखाना है, या आपके उस सबक का मकसद ये है कि बच्चा खुद से कोई चीज डेवलप कर ले, कोई नया आइडिया क्रिएट कर ले, या दो चीजों को डिफरेंशिएट कर ले, दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन कर ले। आपके सबक का एक खास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होता है। तो बेंजामिन ब्लूम ने ना इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को छह हिस्सों में बांटा। ठीक है, इसने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को छह हिस्सों में बांटा। उन छह हिस्सों को बेंजामिन की टेक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, उन छह हिस्सों को, छह कैटेगरीज को बेंजामिन की टेक्सोनॉमी कहा जाता है। जो टेक्सोनॉमी का वर्ड है, ठीक है, तो इसके नाम से ही ब्लूम्स टेक्सोनॉमी निकलती है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम क्या है? प्रोफेसर बेंजामिन का नाम है। और टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमी का मतलब होता है ग्रुपिंग, चीजों की ग्रुपिंग करना, चीजों की ग्रुपिंग करना या क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, या क्लासिफिकेशन जब भी की जाती है वो मखसूस वैल्यूज की बुनियाद पे की जाती है, खसूसियात की बुनियाद पे की जाती है। ठीक है, तो बेंजामिन ब्लूम ने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, याद रहेगा आई होप सो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को छह ग्रुप्स में डिवाइड किया था। ठीक है, छह ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। और इन छह ग्रुप्स का इसने कहा कि इनकी एक हियरार्की होती है, हियरार्की। ठीक है, हियरार्की, जिस तरह मैंने उस दिन बताया था ना कि जो क्या नाम है, अब्राहम मैस्लो का जो नीड्स हियरार्की, नीड्स थ्योरी है, वो भी हियरार्किकल है। पहले आपकी सबसे बेसिक नीड्स पूरी होंगी, फिर जब पहली नीड पूरी होगी फिर आप अगली नीड पे जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसी तरह बेंजामिन ब्लूम के मुताबिक भी पहले आप किसी चीज को याद करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप उसका कंपैरिजन कर पाए। किसी चीज का आपको नॉलेज होगा तो ही आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, तो ही आप उससे कोई नया नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी सवाल पूछा जाता है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं। ये जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है ना, ये इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि भाई तकरीबन अब भी 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यूज आपके सिर्फ ये एक छोटे से टॉपिक में से आएंगे। छोटा टॉपिक है, बड़ा नहीं है। अब इसके ऊपर हम इंशाल्लाह कल क्लास कर लेंगे, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के ऊपर। अब ये छह ग्रुप्स हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसकी तीन डोमेन्स हैं, आपने तीन पढ़े होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, इसकी डोमेन्स तीन ही हैं, और उन तीनों डोमेन्स के ना ग्रुप्स हैं। तो उनमें सबसे पहला जो ग्रुप है ना, जो सबसे पहली डोमेन है, जिसका तलक सिर्फ माइंड से है, माइंड से। और माइंड क्या होता है? माइंड के अंदर क्या चलती है? कॉग्निशन। तो जो कॉग्निटिव डोमेन है या कॉग्निटिव ग्रुप्स हैं या कॉग्निटिव स्किल्स हैं, उसके ऊपर बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में एक टैक्सोनॉमी दी थी। फिर इसका शागिर्द है, उसने 8 साल बाद दूसरी डोमेन के ऊपर काम किया। फिर उसका एक और शागिर्द, उन दोनों ने मिलके 1972 में फिर एक तीसरी डोमेन के ऊपर भी काम किया। तो इस वजह से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को अब जो हमारे पास है, तीन डोमेन्स में डिवाइड किया जाता है, और तीनों डोमेन्स के अंदर फर्दर स्केल्स है। तो क्लास का टाइम हो चुका है ओवर। अब आप इन चीजों को ऑब्जर्व करें, पढ़ें। इंशाल्लाह कल हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर अच्छी तरह से बात करेंगे।